हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर की क्लासेस स्टार्ट है। सो उसके साथ साथ आपको जो पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनको योर लॉ योर राइट्स का जो उनका स्किल एनहेंसमेंट का कोर्स है उसकी भी क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी हैं। सो आज है क्लास 6 और उसमें यूनिट 3 पे हम पढ़ेंगे इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम जेंडर और कास्ट पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास पढ़ेंगे लॉ कंसर्निंग मिनिमम वेजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आप लोगों को याद होगा, पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स को मैंने आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरीज में F.W. टेलर, गुलिक उर्विक फेयोल, मैक्स वेबर, एल्टन मायो, हर्बर्ट साइमन, इन सब की थ्योरी पढ़ाई है। ठीक है, तो इन लोगों का मेन क्या मुद्दा रहा है? सबसे पहले तो F.W. टेलर ने क्या बोला था विज्ञान संबंधी प्रबंधन अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, कि ऐसा है मतलब उन्होंने ये वाली बात बोली थी उसमें कि जैसे जो काम करते हैं उनको उस हिसाब से ना पैसे दिए जाते हैं, ना खाना दिया जाता है, ना रहने को दिया जाता है। 18-18 22-22 घंटे काम करवा दिया और उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है, बस हमारा काम हो जाए, उनको ये मतलब है। ठीक है, सो इस में ये सब देखने के बाद ही ये अधिनियम निकाला गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। ठीक है, सो न्यूनतम मजदूरी तय करने की विधि के बावजूद उपरोक्त परिभाषा उनके बाध्यकारी प्रकृति को बताती है। न्यूनतम मजदूरी तय करने के बावजूद भी जो उपरोक्त परिभाषा है उसकी बाध्यकारी प्रकृति को बताती है। ये एक संबंधित प्राधिकरण, परिषद या बोर्ड द्वारा तय किए गए संकल्प या विनियमन द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जो उद्योगों या श्रम से निपटने वाले मजदूर या न्यायालयों न्यायाधिकरणों से निपटते हैं। ठीक है, सामूहिक समझौतों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी कानून की शक्ति ले जा सकती है। देखो, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो न्यूनतम मजदूरी है उसको तय करने की जो विधि है उसके होने के बावजूद भी उपरोक्त परिभाषा बाध्यकारी प्रतीत होती है। जो उद्योग या श्रम से निपटने वाले मजदूर हैं या न्यायालयों न्यायाधिकरणों से निपटते हैं, एक मतलब इन्होंने ये बोला है कि प्राधिकरण और परिषद द्वारा बोर्ड भी द्वारा ये तय किया जाता है और संकल्प या विनियमन द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, सो न्यूनतम मजदूरी प्रणाली का उपयोग अन्य विद्यमान सामाजिक और रोजगार नीतियों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी प्रणाली जो है वो अन्य विद्यमान सामाजिक और रोजगार नीतियों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है और पारिश्रमिक और वित्तीय समानता, गरीबी और लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए नीतियों में एक अतिरिक्त पहलू के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इन सब के बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में निकला। देखो, 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की स्थापना ब्रिटिश की शोषणकारी शासन के अंत के बाद की गई थी। ये बात मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बता दी कि ब्रिटिश की शासन जब था तो लोगों से गाय बकरियों की तरह काम करवाया जाता था। कोई वैल्यू नहीं है कि इंसान है, वो भी बीमार पड़ सकते हैं, उनको भी खाने की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। नहीं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता था, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता था, वो अपना काम करवाते थे। और ये वाली जो बातें हैं ये आपको F.W. टेलर, गुलिक उर्विक, मैक्स वेबर, इन सब की थ्योरी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सो ब्रिटिश शासन के दौरान मजदूरी देश के हर हिस्से के लिए बेहद कम और अलग थी। ब्रिटिश शासन के दौरान वो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते थे। सो जो जगह जगह पर मजदूरी थी वो बहुत अलग अलग थी और बहुत ही ज़्यादा कम थी। इस अधिनियम ने श्रमिक वर्ग को उचित समानता और भुगतान की निष्पक्षता लाने की मांग की थी। ये जो अधिनियम निकाला गया इस सब के बाद, ये ब्रिटिश शासन ने ये सब जो किया। अब ब्रिटिश शासन कब का, देखो मैं आप लोगों को इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो मैंने थ्योरीज पढ़ाई थी आपको, F.W. टेलर की, फेयोल की, वेबर की, मायो की, साइमन की, तो इन लोगों की जो थ्योरीज हैं वो सब 1980s की या 18 की इस टाइप की हैं। ठीक है, तो उसके बाद 1948 में ये अधिनियम निकाल दिया गया। तो इसलिए ही निकाला गया कि इन लोगों से बहुत बुरी तरह बिहेवियर रखा जाता था और काम भी बहुत बुरी तरह कराया जाता था। और इस अधिनियम ने श्रमिक वर्ग को एक मतलब समानता दिलवाई, एक समान अवसर पर उनको खड़ा किया कि हाँ जी, हम भी कुछ हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है, हम काम करते हैं, तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारा काम को आगे बढ़ाते हैं, बट तुम हमें कोई वैल्यू ही नहीं देते हो। तो इस अधिनियम में इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया।
अधिनियम की धारा 3 में कहा गया कि संबंधित सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय, यहाँ पर तीनों सरकार की बात है, उनके पास न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार होगा। इस अधिनियम को जब पारित किया गया 1948 में, तो उसके बाद इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया कि संबंधित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, उनके पास न्यूनतम मजदूरी तय करने के पूरे पूरे राइट्स होंगे। ये निर्धारित समय के आधार पर दर को भी निर्दिष्ट करता है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों के लिए दरें विभिन्न होती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में न्यूनतम मजदूरी के कुछ मानदंड के अनुसार तय की गई है। देखो, 3 सबसे इंपॉर्टेंट है: समय दर, टुकड़ा दर और ओवर टाइम दर। देखो, समय दर में इन्होंने बोला है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कार्य की अवधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी, कि उसने काम कितना किया है उसके हिसाब से। सेकंड में टुकड़ा दर की मजदूरी एक कारखाने में निर्मित टुकड़ों की कुल संख्या की गणना करके निर्धारित की जाएगी, कि जो मजदूरी है एक कारखाने में निर्मित टुकड़े जो है उसकी कुल संख्या की गणना करके निर्धारित की जाएगी। और थर्ड है ओवर टाइम दर। ये समय दर और टुकड़ा दर को छोड़कर श्रम द्वारा किए गए ओवर टाइम कार्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, कि ये वाली जो ओवर टाइम दर है, ये समय दर और टुकड़ा दर से बिल्कुल अलग है। इसमें जैसे होता है ना कि यहाँ पर भी अब भी जैसे 12 घंटे की जॉब है या 10 घंटे की है, तो उसमें कभी कभार लोग छोड़कर सोचते हैं कि हाँ जी हम 10 घंटे की जॉब ढूंढ लें, 12 घंटे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब 2 घंटे एक्स्ट्रा देंगे और क्या करेंगे, अब आराम कब करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सब बातें होती हैं। तो इसमें इन्होंने ये बोला कि जो ओवर टाइम हो जाता है ना, अब जैसे 10 घंटे की जॉब है, अगर आप लोगों को ओवर टाइम, जो जॉब करता है उसको ओवर टाइम हो जाता है, तो उसको सैलरी मिलती है एक्स्ट्रा, या जो भी थोड़े बहुत पैसे ज़रूर मिलते हैं। ठीक है। इन्होंने यही बोला कि ओवर टाइम होने पर उसका जो कार्य निर्धारित, जिस काम पे उसने ओवर टाइम किया है, अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया किया है, अपना टाइम दिया है, उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। संबंधित सरकार द्वारा गठित वेतन समिति में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पक्षों के सदस्य शामिल होने चाहिए। ठीक है। संबंधित सरकार द्वारा जो गठित एक वेतन समिति है, उसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पक्षों के सदस्य शामिल होने ही चाहिए। अब हम देखते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एक नियोक्ता के कर्तव्य क्या होते हैं। प्रत्येक नियोक्ता को मजदूरी का भुगतान करना चाहिए जो सरकार द्वारा लगाए गए न्यूनतम मजदूरी निर्देशों को पूरा करता है। इन्होंने बोला जो प्रत्येक नियोक्ता है उनको मजदूरी का भुगतान जरूर करना चाहिए, जो सरकार ने जो ये नियम लगाए हैं न्यूनतम मजदूरी के, उनको निर्देशों को पूरा करते हुए। सबसे पहला है न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए रोजगार मूल रूप से एक अनुसूची में होना चाहिए या अधिनियम की धारा 27 के तहत अधिसूचना द्वारा अनुसूची में जोड़ा जाना चाहिए। अनुसूची होता है शेड्यूल। ठीक है। मतलब एक उसमें उसको जो वो काम करता है उसको एक शेड्यूल बना देना चाहिए कि हाँ जी ये इतना काम करता है, अगर इसने इतने टाइम से ज़्यादा काम किया है, ओवर टाइम किया है, तो इसको पैसा मिलना चाहिए, और ये इस काम को करता है तो इस हिसाब से इसको पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं कि सबको इक्वल में खड़ा कर दिया। जैसे मैंने आपको हेनरी फ्योल की उसमें थ्योरी में पढ़ाया था कि वो सबको इक्वल रखते थे, चाहे कोई कितना ही बहुत भारी काम करे या बहुत हल्का काम करे, सबको वो इक्वल ही रखते थे। ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए जो रोजगार मूल रूप से एक अनुसूची में हो जाना चाहिए, उसको एक शेड्यूल के उसमें बांध दो और एक अधिनियम की धारा 27 के तहत अधिसूचना अनुसूची में शेड्यूल में जोड़ा जाना चाहिए। सेकंड है वेतन का भुगतान नकद, चेक या बैंक हस्तांतरण में किया जाना चाहिए, या तो हाथों हाथ दे दो, चेक दे दो, या फिर सीधा बैंक में ट्रांसफर कर दो। क्योंकि होता है कभी कभार जैसे काम करके बंदा आया महीने के आखिर में या महीने की शुरुआत में पैसे मांगने कि लाओ जी हमारे पिछले महीने के या इस महीने के पैसे दो, तो वो ये कहते हैं कि अरे अभी तो अगले महीने ले लेना, अगले हफ्ते ले लेना, 36 दिन बाद ले लेना, यूं कर लेना। नहीं, इन्होंने बोला इस अधिनियम के तहत जब जिस दिन उसको पैसे देने का दिन है उस दिन उसको पैसे दो, तुम नहीं ठुकरा सकते, उसका पैसा भी खत्म नहीं कर सकते हो। थर्ड है नियोक्ता को मानक के रूप में प्रतिदिन 9 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे पर विचार करते हुए अतिरिक्त काम के घंटे की वेतन को दोगुना कर देना चाहिए। अगर वो इससे ज़्यादा काम करता है तो दोगुना कर दो उसके पैसे, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से खाएगा भी रहेगा भी, जाहिर है। जब वो खाएगा पिएगा नहीं तो क्या काम कैसे ही कर लेगा, नहीं कर पाएगा। एक वक्त आएगा वो काम करते करते मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। पहले भी ऐसे ही होता था। ये जो ब्रिटिश के शासन में काम करवाते थे ये लोग, तो बंदा काम करते करते बेहोश हो जाता था और उसको हॉस्पिटल ले जाया भी नहीं जाता था, वो वहीं मर जाता था। इनफैक्ट हॉस्पिटल लेकर भी नहीं जाते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था बंदा मर गया या जी गया, उनके लिए और लोग हैं काम करने के लिए, वो कर दिया करते थे।
फोर्थ है, यदि 1000 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं तो मजदूरी का भुगतान अगले महीने की 7वें दिन तक किया जाना चाहिए, और अगर 1000 से ज़्यादा हैं तो अगले महीने की 10वें दिन तक। ठीक है। भारत में कोई राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं है? मजदूरी अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करनी चाहिए। श्रम और उसके कल्याण को राज्य और केंद्र विषय के रूप में माना जा सकता है, इसलिए इससे संबंधित विनियम बहुविधिक होंगे। कार्यकर्ता जीवन चक्र और व्यय की बेहतर समझ के लिए राज्यवार न्यूनतम निर्धारित राष्ट्रव्यापी की तुलना में उपयुक्त है। मजदूरी अधिनियम पर संहिता का गैर अनुपालन क्या है? कि मजदूरी अधिनियम पर संहिता में कहा गया है, आईपीसी जो है उसमें, कि सरकार को ये देखने के लिए सहायकों की नियुक्ति करनी चाहिए कि क्या संगठन नियमों का पालन कर रहे हैं। जुर्माना गैर अनुपालन के सार पर निर्भर है। अधिकतम सजा 3 महीने के कारावास और इतना तक जुर्माना होगा। इन्होंने बोला है कि अगर आप लोग उसका मजदूरी उसको नहीं देते हो, जो मतलब जो काम करवा रहा है, जस्ट लाइक मैं काम करवाऊँ और मैं किसी को उसका पैसा नहीं दूं, तो मेरे पर 3 महीने की सज़ा और इतना जो लाख है, ये 1 लाख तक जुर्माना मुझे देना पड़ेगा कि मैंने उसको उसका पैसा नहीं दिया। इससे बेहतर है कि उसका जितना पैसा है, 10,000 हुआ, 5,000 हुआ, 3,000 हुआ, मैं उसको दे दूं। 1 लाख से तो बच जाएंगे, 3 महीने की सज़ा से भी बच जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं किसी को काम करने के पैसे नहीं देती हूँ तो मुझे 3 महीने की सज़ा और इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। बेरोजगारी, अनौपचारिकता, लिंग वेतन अंतराल, मजदूरी, काम के घंटे आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर न्यूनतम मजदूरी के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। देखो, आखिर में निष्कर्ष में यही बात निकलती है कि जाहिर है किसी से तुम काम करवाओ और उसको उतना पैसा ना दो तो बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? वो उस हिसाब से खा पी नहीं पाएगा, उसका रहन सहन नहीं हो पाएगा, अगर वो बीमार पड़ गया तो दवाइयाँ कहाँ से लेगा, वो सब चीज़ें। तो उस हिसाब से उसको पैसा दोगे तो मजदूर वर्ग की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने से उनकी क्रय शक्ति मजबूत होगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा कैसे मिलेगा? जाहिर है जब वो ठीक होगा काम करने वाला। अब घर में देख लो, आपकी अगर मम्मी काम करती हैं, वो ठीक है तो आपकी हर फरमाइश पूरी करती हैं, जो आपको वो बनाती हैं, घर को साफ रखती हैं, काम करती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन अगर वो ही बीमार पड़ जाती हैं तो घर भी बिल्कुल उल्टा हो जाता है, सब सामान में बिखरा पड़ा रहता है, आपको खाना टाइम से नहीं मिलता, जो आप पसंद का खाना चाहते हो वो नहीं मिलता। तो सेम यही वाले एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, एक मतलब एक पेरेंट को लेकर इसलिए ही दिया है कि मजदूर में भी यही है सेम। अगर वो काम नहीं करेगा ढंग से, उसको खाना पीना सही से नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा और अर्थव्यवस्था जो है हमारी वो भी गिरती जाएगी। जाहिर है उसकी वजह से ही आगे बढ़ रहा है सब कुछ, वही सब चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। भले से बनाता कोई और है लेकिन बढ़ाते तो वही आगे है ना। ठीक है। सो इन्होंने यहाँ पर बस यही बात बोली है कि सरकार को इस सब चीज़ों पर और ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास मतलब कोशिश करना होता है कि इसको जितना वो बंदा काम कर रहा है उस हिसाब से उसको खाना भी दिया जाना चाहिए और उसको पैसे भी दिए जाने चाहिए, तभी उसके अंदर जो है एक काम करने की इच्छा भी जागेगी। जाहिर है अब आप जैसे कि एग्जांपल ले लो एक और, कि आप पढ़ रहे हो, आपका पेपर है कल, और कल नहीं, चलो 1 हफ्ता ले लो, 1 हफ्ते बाद आपका पेपर है, आपके पास पूरा मटेरियल नहीं होगा तो आपका भी दिल नहीं बनेगा कि यार मैं पढ़ूँ कहाँ से, मैं लाऊँ कहाँ से जो मैं पढ़ पाऊँगा या पढ़ पाऊँगी। तो इसलिए आपके अगर पास सब कुछ होगा, नोट्स होंगे, पेन कॉपी पेपर और बुक्स वगैरह सब कुछ होंगी, तब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ मैं अब पढ़ सकता हूँ, कि अब मुझे आगे बढ़ना है और मैं इस पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा या आऊँगी। ठीक है। सो इन्होंने यहाँ पर ये वाली बात बोली है कि सरकार को बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी चाहिए, ये सब ठीक हो जाए। और आज का ये टॉपिक है हमारा यहीं ख़त्म होता है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।